हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने प्रोग्रामिंग इन सी BA BSc फोर्थ सेम की बुक स्टार्ट करी थी। कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट का हमारा इतना पार्ट हो चुका है। आज हम ये करेंगे सम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़। देखो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे पहले कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, और हम जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हम मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट ओनली। तो डिजिटल कंप्यूटर है ना हमारे, वो डाटा को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म मतलब 0 और 1 की फॉर्म में। बाई मतलब 2 टाइप की फॉर्म, 0 और 1 की फॉर्म में। दैट इज़ देयर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस ओनली। मतलब जो कंप्यूटर डाटा है, जो हमारा कंप्यूटर वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में। उसके अंदर क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे और वंस होंगे। दिस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इन विच एवरी पीस ऑफ डाटा वेदर इट इज़ अल्फ़ाबेट, ऐसे टाइप की लैंग्वेज जिसमें हर एक डाटा का पीस या तो वो अल्फ़ाबेट हो या वो डिजिट हो या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन हो जिसको हम ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो लैंग्वेज हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज। क्या है कि मतलब या तो हम कुछ भी अल्फ़ाबेट डालें, मतलब ABCD कुछ भी डालें, डिजिट्स डालें 1 2 3 4 अप टू कितनी भी, एंड एनी इंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन दे हम कंप्यूटर को, जो हमारा कंप्यूटर है ना वो ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में ही उसको लेगा। तो इस टाइप की लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट। ये हमारे लिए तो मुश्किल ही है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हर एक अगर हमें भी 0 और 1 की फॉर्म में दिखेगा तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि अल्फ़ाबेट है, डिजिट है या क्या है। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, डिफ़िकल्ट हो गई। Therefore, some symbols, symbolic names और mnemonics are used in place of binary format to ease the program task। इसलिए हम कुछ स्पेशल सिंबल्स को ही हम क्या बोलते हैं, मैनिमोनिक्स, उनका यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ बाइनरी फॉर्मेट टू ईज़ द प्रोग्राम टास्क। प्रोग्रामर के जो टास्क को आसान करने के लिए, ईज़ मतलब ईजी करने के लिए हम कुछ सिम्बॉलिक नेम्स या फिर मैनिमोनिक्स का यूज़ करते हैं। असेंबली लैंग्वेज यूजेज मैनिमोनिक्स टू राइट प्रोग्राम। अब सबसे पहले तो बात यही आई कि असेंबली लैंग्वेज हमारी क्या होती है। देखिए, असेंबली लैंग्वेज इट इज़ अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारी एक लो लेवल लैंग्वेज ही होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, दैट इज़ इंटेंडेड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब ये किस तरीके से होती है कि मतलब हम इस लैंग्वेज की हेल्प से डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अनलाइक मशीन लैंग्वेज। मतलब ये मशीन लैंग्वेज की तरह नहीं होती। जो मशीन लैंग्वेज है वो तो हमारी ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में थी, ये मशीन लैंग्वेज की तरह नहीं होती। विच कंसिस्ट ऑफ बाइंड्रीज एंड हेक्साडेसिमल करेक्टर। उसके अंदर तो क्या थे, बाइंड्रीज करेक्टर थे। असेंबली लैंग्वेज आर डिज़ाइंड टू बी रीडेबल बाय द ह्यूमंस। मतलब हमने जो असेंबली लैंग्वेज है ना वो इस तरीके से बनाई हुई होती है कि जिसको है ना ह्यूमन इजीली रीड कर सके, रीडेबल बाय ह्यूमंस। तो असेंबली लैंग्वेज हमारी कौन सी होगी, एक लो लेवल लैंग्वेज होगी जो कि हमारी कम्युनिकेट करेगी डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। और ये हमारी एक मशीन लैंग्वेज नहीं होगी, इसको जो ह्यूमन है वो ईजिली रीड कर सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो हमारी रीडेबल होती है बाय ह्यूमंस। देखो अब क्या बोला इन्होंने कि जो मशीन लैंग्वेज है ना वो डिफ़िकल्ट होती है हमारी अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए हम कुछ स्पेशल सिंबल्स या फिर मैनिमोनिक्स का यूज़ करते हैं प्रोग्राम के टास्क को ईजी करने के लिए। तो असेंबली लैंग्वेज यूजेस मैनिमोनिक्स टू राइट अ प्रोग्राम। जो असेंबली लैंग्वेज है ना वो हमारा, उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, मैनिमोनिक्स का यूज़ करते हैं, मतलब स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम को राइट करने के लिए। एक ट्रांसलेटर, अब क्या है कि जो ट्रांसलेटर है वो हमारा क्या, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, असेंबलर, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इस असेंबली लैंग्वेज को इनटू देयर इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। मतलब आपका ये आ सकता है 1 मार्क में कि व्हाट इज़ ट्रांसलेटर या फिर व्हाट इज़ असेंबलर। वो क्या होता है कि ये जो इसका क्या काम है कि वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब ये था हमारा मशीन लैंग्वेज के बारे में, असेंबली लैंग्वेज के बारे में, और ट्रांसलेटर की वो कन्वर्ट कर देगा। द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्राम इज़ द यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो हम यूज़ करते हैं, मतलब हमारी लैंग्वेज होती है जो वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। वी यूज़
English words like if, else, do, while for its instruction. Every instruction in a high-level language is equivalent to many machine language instruction. Use of high-level language greatly simplify the program debugging, testing and maintenance. क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम इफ़, एल्स, डू इस टाइप के इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं. हर एक इंस्ट्रक्शन होगी जो हाई लेवल लैंग्वेज को किसके इक्विवेलेंट होगी, मशीन लेवल लैंग्वेज के. जो ट्रांसलेटर है रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल. अब हमने क्या किया, कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज में कोई भी डाटा दे दिया. अब कंप्यूटर कैसे समझेगा, उसको तो समझ नहीं आएगा क्योंकि वो तो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है. तो हम किसका यूज़ करते हैं, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का, और जिसे हम क्या भी बोलते हैं, इंटरप्रेटर. मतलब या तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम तो ये दोनों सेम ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर फ़र्क है. वैसे तो क्या करेंगे, दोनों ही हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को, जो हमारी लैंग्वेज होगी उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे. लेकिन क्या फ़र्क है, देखो कंपाइलर इट इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. करेगा तो वही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट. कंपाइलर टेक्स होल ऑफ द प्रोग्राम एट वंस एंड कंपाइल्स इट. जो कंपाइलर है ना, वो एक ही टाइम में सारा का सारा प्रोग्राम ले लेगा एक साथ एट वंस, और उसको कंपाइल कर देगा, मतलब उसको कन्वर्ट कर देगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल किस किस में होता है, ये सी में, फोर्ट्रान में, पास्कल में हैव कंपाइलर्स. जो ये सी, फोर्ट्रान, पास्कल है, ये हमारी लैंग्वेज ही है कंप्यूटर के अलग अलग. उसके बाद क्या है, इंटरप्रेटर. अब इनमें क्या फ़र्क है, ये भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को करता तो मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट है, लेकिन ये अलग होता है कंपाइलर से इन रिस्पेक्ट दैट. देखो इसमें तो क्या था, वो एक ही टाइम में सारा का सारा कंपाइल कर देता था, लेकिन ये क्या करेगा, इट टेक्स ओनली वन लाइन एट ए टाइम. एक टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन लेगा. इंटरप्रेट्स इट, मतलब उसको कन्वर्ट करेगा. एंड प्रोड्यूस इट्स इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज, मतलब एक लाइन लेगा, उसकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा. अनलाइक कंपाइलर की तरह न होते हुए इट इंटरप्रेट्स लाइन बाय लाइन, मतलब ये लाइन बाय लाइन यूज़ करेंगे हम इसका. जैसे ये तो एक साथ कर देता था सारा काम, ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन. देयरफॉर इंटरप्रेटर्स आर स्लो एंड लेस efficient than compiler. However, they are less complex than compiler and are greater aid in debugging. For example, किस किस के अंदर यूज़ होता है, बेसिक, लोगो, हैव, इंटरप्रेटर्स. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लोगैरिथम. बिल्कुल मेन है ये, हमारा क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर. लोगैरिथम, हमारा लोगैरिथम क्या है. A logarithm is described as a complete, clear, finite number of logical steps for solving a specific program. किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फाइनाइट स्टेप होते हैं, लॉजिकल स्टेप होते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं उस प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम. द वर्ड एल्गोरिथम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ ए 9th century अरब मैथमेटिशियन E.L. कोवर्जियम. क्या है कि जो एल्गोरिथम है, जिस साइंटिस्ट ने 9th century में अरब के मैथमेटिशियंस थे, हु डेवलप द मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, जिन्होंने ये डेवलप किया था, विच यूज स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन. मतलब इसका नाम कैसे डिराइव हुआ है, उन्हीं के नाम से डिराइव हुआ है जिन्होंने ये डेवलप किया था स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने का मेथड. एन एल्गोरिथम कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप. एक एल्गोरिथम होता है ना, उसके अंदर हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं. ईच ऑफ विच में इंक्लूड अ नंबर ऑफ ऑपरेशन, मतलब उसके अंदर मतलब फाइनाइट स्टेप होंगे, लेकिन कुछ स्टेप तो होंगे, कुछ ऑपरेशंस वो इंक्लूड करेगा अपने अंदर. उसके बाद क्या है कि क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो हम देखते हैं. क्या है, सबसे पहले तो इट शुड हैव एन इनपुट. हाँ, इनपुट तो होनी चाहिए. अगर हम इनपुट ही नहीं देंगे तो कंप्यूटर क्या उठाएगा, क्या हमें मिलेगा. फॉर एग्जांपल हमें ये प्रोग्राम करना है 4+5 कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले बोलेंगे कि हमारे पास एक नंबर है 4 है, एक 5 है, फिर हम बोलेंगे कि उनको ऐड करो, तो फिर हमें इनपुट तो देनी पड़ेगी ना, फिर ही हमें आंसर मिलेगा कि इसका आउटपुट हमारी 9 आई है. तो सबसे पहले तो हम क्या देंगे उसको, इट शुड हैव एन इनपुट, उसकी कुछ ना कुछ इनपुट होनी चाहिए ज़रूर. फिर क्या है सेकंड स्टेप, द स्टेप इंक्लूड्स इन द एल्गोरिथम शुड बी एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर.
मतलब जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके वही स्टेप हम देंगे। फॉर एग्जांपल पोस्ट दिस कार्ड, अब कंप्यूटर क्या कार्ड पोस्ट करेगा, या फिर पिक माई पेन, कंप्यूटर कोई पेन उठा सकता है। मतलब ये सारी क्या है कंप्यूटर की, जो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता कंप्यूटर, तो हम सिर्फ वही स्टेटमेंट कंप्यूटर को देंगे जो हमारी एग्जीक्यूट हो सके। सो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी रिटन इन एन एल्गोरिथम। तो इस टाइप की स्टेटमेंट जैसे पिक माई पेन, इस टाइप की स्टेटमेंट हमें अपने एल्गोरिथम के अंदर नहीं लिखनी है। टाइम टेकन बाय ईच स्टेप मस्ट बी फाइनाइट एंड स्मॉल। मतलब जो स्टेप हम देंगे उसको सॉल्व करने के लिए जो टाइम होगा वो फाइनाइट होना चाहिए और कम होना चाहिए। क्या था कि हमें ज़रूर से भी ज़रूर अगर एल्गोरिथम लेना है तो उसके कुछ इनपुट देंगे, ऐसे सेंटेंसेस लिखेंगे जो एग्जीक्यूटेबल हों बाय द कंप्यूटर, और जो टाइम टेकन होगा ईच स्टेप का फाइनाइट होना चाहिए और कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद है हमारे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। द एल्गोरिथम कैन नॉट बी ओपन एंडेड एंड द प्रोसेस मस्ट ऑलवेज एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। क्या ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि कुछ ना कुछ फाइनाइट ही स्टेप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे किसी एल्गोरिथम के पास इनफाइनाइट स्टेप है, मतलब वो कुछ स्टेप के बाद हमारा जो एल्गोरिथम है ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब ओपन एंडेड वो नहीं होना चाहिए। 4 5 7 8 9 10 बस इतने ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टेप्स होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलता जा रहा है हमारा जो एल्गोरिथम है। उसके बाद क्या है, इट मस्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेप। मतलब एक अगर हमने फर्स्ट स्टेप दे दिया तो उससे कुछ ना कुछ हमारी आउटपुट निकलनी चाहिए। दैट इज़ एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिथम शुड यील्ड सम रिजल्ट। मतलब हर एक स्टेप एल्गोरिथम का कुछ ना कुछ रिजल्ट देता हो, हमें इस टाइप से ही उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो करवाना है। इफ़ देयर इज़ एनी स्टेप विच डज नॉट गिव एनी रिजल्ट देन इट इज़ यूजलेस स्टेप। अगर हमने कोई स्टेप डाल दिया हमारे एल्गोरिथम के अंदर और अगर उसका कुछ यूज़ ही नहीं है एल्गोरिथम के अंदर, तो क्या हमें वो मतलब वो तो यूज़लेस हो गया उस एल्गोरिथम के लिए, और हम क्या कर देंगे उसको ओमिट कर देंगे। तो वो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे स्टेप को ओमिट आउट कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें एल्गोरिथम में ऐसे ही स्टेप रखने चाहिए जो कि हमारे एल्गोरिथम में यूजेबल हो। 6th क्या है, इन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। जो हमारा एल्गोरिथम है वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, जैसे कि प्लेन इंग्लिश, मतलब बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश, सिंपल से सिंपल, जो कि हर कोई इजीली अंडरस्टैंड कर सके, सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। द मीनिंग ऑफ ईच स्टेटमेंट इन द एल्गोरिथम शुड बी यूनिक। हर एक स्टेटमेंट का जो हम लिख रहे हैं उसका एल्गोरिथम का मतलब अलग होना चाहिए। अब क्या है, द एल्गोरिथम मस्ट बी जनरली, ये इसमें क्या था कि हमें प्लेन इंग्लिश का यूज़ करना है ताकि सब समझ सके। 7th पॉइंट क्या है, एल्गोरिथम मस्ट बी जनरली इनफ टू डील विद एन कॉन्टीजेंसी। मतलब अगर हमने कोई भी सडन एकदम स्टेप दे दिया तो जो एल्गोरिथम है वो उसको उठा ले, मतलब इस टाइप का होना चाहिए। प्रोग्रामर वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन एन एल्गोरिथम माइट डेवलप डिफरेंट प्रोग्राम बट गिवन द सेम डाटा देयर प्रोग्राम शुड यील्ड आइडेंटिकल रिजल्ट। क्या बोला इन्होंने कि मतलब अलग अलग प्रोग्रामर्स हैं ना, वो मतलब एक ही रिजल्ट दे सकते हैं अगर हम मतलब उनकी अगर लैंग्वेज अलग अलग हो। मान लो 2 प्रोग्रामर्स हैं, कोई भी 2 पर्सन हैं, वो अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, क्योंकि प्रोग्राम अगर वो सेम प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अलग है उनकी, मतलब वो इंग्लिश में कुछ टाइप से लिख रहा है, ये वाला कुछ और टाइप से लिख रहा है, लेकिन उनका रिजल्ट तो सेम आएगा ना, क्योंकि उनका जो प्रोग्राम है वो सेम है। तो ये कुछ एल्गोरिथम के रूल्स थे जो हमें फॉलो करने ही होते हैं। क्या है कि जो इनपुट है वो हमें देनी ही है, ऐसे स्टेप्स करने हैं जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके, टाइम जो होना चाहिए वो स्टेप वाइज होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए स्टेप टाइम। जो एल्गोरिथम है वो ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। जो एग्जीक्यूशन है स्टेप की वो हमें इस तरीके से करनी है कि हर एक स्टेप हमारा यूज़फुल हो। उसके बाद क्या है कि जो हमारी एल्गोरिथम होगी वो प्लेन इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए ताकि सब अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद अगर 2 प्रोग्रामर अलग अलग वही सेम प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, तो वो क्या होगा, आइडेंटिकल रिजल्ट ही हमें देगा। अब हम आगे चलते हैं। देखो क्या है कि जो एल्गोरिथम रिटन इज़ एन आर्ट। एल्गोरिथम को लिखना भी एक टाइप की आर्ट है। वंस एन एल्गोरिथम इज़ रिटन इट इज़ नेसेसरी टू शो दैट
इट कंप्यूट्स द रिज़ल्ट करेक्टली। क्या है, अगर हमने एक बार एल्गोरिथम को लिख दिया तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वो हमें रिज़ल्ट दे वो सही हो, और इसे ही हम, अगर हमारा सही रिज़ल्ट आ गया तो हम क्या बोलते हैं कि एल्गोरिथम है जो हमारा वैलिड है, और उसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम वैलिडेशन। द पर्पज़ ऑफ एल्गोरिथम वैलिडेशन इज़ टू एश्योर दैट एल्गोरिथम विल वर्क करेक्टली इरिस्पेक्टिव ऑफ इन वट लैंग्वेज इट इज़ टू बी कोडेड लेटर। अगर हमारा क्या पर्पस है एल्गोरिथम को वैलिडेशन, मतलब एल्गोरिथम की वैलिडेशन करने का, कि हम ये श्योर कर सकें, अश्योर कर सकें जो एल्गोरिथम है विल वर्क करेक्टली, या मतलब वो काम सही करे, वो किसी भी टाइप की लैंग्वेज में हमने कोड करा हो लेकिन वो काम सही करेगा, एल्गोरिथम की वैलिडेशन का ये मतलब है। नाउ हाउ वी एनालाइज एन एल्गोरिथम। अब हम किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे करेंगे। एज एन एल्गोरिथम इज एग्जीक्यूटेड इट मेक्स यूज ऑफ द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड इट यूजेज द मेमोरी। क्या है कि अगर हमने एक बार एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करवा दिया, इट मेक यूज़ ऑफ, तो वो है ना किसका यूज़ करेगा, हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी सीपीयू, उसके अंदर ही मतलब सारे के सारे काम होते हैं, कंट्रोलिंग का, मेमोरी को स्टोर करने का, डाटा को रिलेट करवाने का, मतलब वो डाटा है वो देगा, सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। तो क्या होगा, जैसे ही एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कराएंगे इट मेक्स यूज़ ऑफ, वो किसका यूज़ करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ऑपरेशन को परफॉर्म करने में जो हम देंगे उनको, एंड इट यूजेस द मेमोरी टू होल्ड द प्रोग्राम, और जो हम डाटा उसको देंगे उस मेमोरी के अंदर वो उसको होल्ड भी करेगा, एंड इट्स रिलेटेड डाटा। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इंक्लूड एस्टिमेशन ऑफ द टाइम एंड स्टोरेज रिक्वायर्ड बाय दैट एल्गोरिथम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। क्या है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम ये बता सकते हैं कि हमारा कितना टाइम लगा है, हमारी कितनी स्टोरेज हुई है एल्गोरिथम के दौरान ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिथम। दिस एनालिसिस इज डन टू एलिवेट द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। जो ये एनालिसिस है हम करते हैं ये इवेल्युएट करने के लिए कि जो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी कितनी है। अब हम एक दो प्रोग्राम्स एल्गोरिथम्स कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, इन्होंने बोला है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स का सम बताना है। अब सॉल्यूशन क्या है, इन दिस प्रोग्राम 2 नंबर्स आर गिवन। देखो 2 नंबर्स का सम बताना है तो वो 2 नंबर तो हमें पता ही होना चाहिए, तो प्रोग्राम के अंदर हम क्या देंगे, 2 नंबर देंगे। देयर सम इज टू कैलकुलेटेड, उनका सम कैलकुलेट करना है, एंड देन डिस्प्ले, और फिर वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो क्या होंगे स्टेप, देखो 2 नंबर्स हैं उनका सम निकालना है, तो इनपुट फर्स्ट नंबर क्या है हमारा ए, उसके बाद हम सेकंड नंबर को इनपुट करेंगे बी। क्या है, इन्होंने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर, तो पहले तो हमें वो 2 नंबर ही बताने पड़ेंगे ना जिसका सम करना है, तो इनपुट कर दिया ए एंड इनपुट सेकंड नंबर बी। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, सम बताना है, तो कैलकुलेट देयर सम सी, जो कि किसके इक्वल होगा, सम है तो ए प्लस बी के इक्वल, वेयर सी इज अनदर नंबर इन विच देयर सम इज स्टोर्ड। उसके बाद क्या होगा, सी डिस्प्ले हो जाएगा एंड जो प्रोसेस है वो हमारी टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 1। एक प्रोग्राम और देख लेते हैं, पेपर में भी आया हुआ है तो इस वजह से देख लेते हैं ये। और राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर, मतलब 3 नंबर हैं हमारे, उनमें से अगर हमें ग्रेटेस्ट बताना है, मतलब सबसे बड़ा उनमें से कौन होगा, इस टाइप का अगर हमें एक एल्गोरिथम लिखना है तो वो क्या होगा। देखिए इन दिस प्रॉब्लम देयर, अब इसमें कितने नंबर हैं हमारे 3, तो हमने मान लिया ए बी सी वो तीनों। अब हमें क्या बताना है, इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो डिटरमाइन करना है। तो स्टेप्स क्या होंगे, देखो स्टेप नंबर 1 इनपुट करेंगे हम, या तो आप ऐसे लिख दो इनपुट फर्स्ट नंबर ए, इनपुट सेकंड नंबर बी, इनपुट थर्ड नंबर सी, या फिर आप लिख दो इनपुट नंबर ए बी सी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या है कि हमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा इनमें से। तो हमने क्या कर दिया, इफ़ अगर ए बड़ा है बी से तो ग्रेटर कौन होगा, ए होगा। अगर ए बड़ा है बी से तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ए ही होगा। और अगर ए बड़ा नहीं है एल्स तो कौन बड़ा होगा, बी होगा। मतलब हमने कंडीशन लगा दी ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन है तो ए बड़ा होगा, और अगर ए बड़ा नहीं होगा तो कौन बड़ा होगा, बी बड़ा होगा। तो हमने फर्स्ट कंडीशन में ही लगा दिया। अब क्या बात आई फिर, मतलब इफ़ ग्रेटर इज़ ग्रेटर देन सी देन ग्रेटेस्ट इज़ ग्रेटर। क्या है, अगर हमारा देखो इधर ग्रेटर नंबर ए है, ठीक है,
तो हमारा ग्रेटर क्या होगा, ए होगा, और नहीं तो बी होगा। अगर हमारा ग्रेटर नंबर वो ग्रेटर देन सी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ग्रेटर ए है तो वो सी से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, अब ए है ना, वो हमारा इधर से बी से भी बड़ा है और फिर वो सी से भी बड़ा हो गया, तो ग्रेटेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब ग्रेटेस्ट हमारा कौन हो जाएगा, ग्रेटर ही हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा जो वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा ना वो डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर क्या होगा, जो हमारी प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगी। क्या था कि हमारे अगर कोई भी 3 नंबर दे देंगे वो ए बी सी टाइप के, उनमें से अगर हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है तो हम मानेंगे अगर ए बड़ा है बी से तो क्या होगा, हमारा ग्रेटर नंबर ए हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ग्रेटर कौन हो जाएगा, हमारा बी। फिर है हम ये देखेंगे अगर वो ए, अगर हमारा जो ग्रेटर नंबर आया है ना वो ग्रेटर देन सी है तो ग्रेटेस्ट भी वही नंबर हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो कौन बड़ा हो जाएगा, सी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा डिस्प्ले हो जाएगा जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा हमारा, और उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको आगे वाले एल्गोरिथम्स के अंदर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, वैसे बिल्कुल इजी ही हैं ये, कोई आपको इतने ज़्यादा डाउट्स नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर दूँगी। अब आगे जो हमारा फ्लो चार्ट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।